चाल नदी। अगली सुबह उन्होंने बेड़ा पानी में धकेल दिया और सभी उसमें सवार हो गए। क्वाडलिंग आदमी को लॉग क्राफ्ट को मजबूती से पकड़ना था, जबकि वे अपनी जगह पर बैठे थे, और नदी का प्रवाह इतना शक्तिशाली था कि इसने लगभग उसके हाथों से बेड़ा फाड़ दिया। जैसे ही वे सभी लॉग पर बैठे, उसने बेड़ा छोड़ दिया और वह तैरने लगा और साहसी लोगों ने विंकी देश की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। क्वाडलिंग्स का छोटा सा घर उनके अलविदा कहने से पहले ही नजरों से ओझल हो गया था, और बिजूका ने प्रसन्न स्वर में कहा, इस गति से हमें विंकी देश पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। वे धारा के साथ कई मील तक बढ़ चुके थे और सवारी का आनंद ले रहे थे, तभी अचानक बेड़ा धीमा हो गया, रुक गया, और फिर जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस बहने लगा। क्यों, क्या हुआ? डोरोथी ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन वे सभी भी उसकी तरह ही हैरान थे और पहले तो कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। हालांकि जल्द ही उन्हें सच्चाई का एहसास हो गया। नदी की धारा उलट गई थी और पानी अब विपरीत दिशा में बह रहा था, पहाड़ों की ओर। वे उन दृश्यों को पहचानने लगे जिनसे वे गुजरे थे, और धीरे धीरे उन्हें क्वाडलिंग्स का छोटा सा घर फिर से नजर आने लगा। वह आदमी नदी के किनारे खड़ा था और उसने उन्हें पुकारा, आप कैसे हैं? आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। मैं आपको ये बताना भूल गया कि नदी हर थोड़ी देर में अपनी दिशा बदलती है। कभी वह एक तरफ बहती है तो कभी दूसरी तरफ। उनके पास उत्तर देने का समय नहीं था, क्योंकि बेड़ा घर के पास से बहकर दूसरी ओर काफी दूर जा चुका था। हम ठीक उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते पर हम नहीं जाना चाहते, डोरोथी ने कहा, और मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात यह है कि हम आगे बढ़ने से पहले ही जमीन पर पहुंच जाएं। लेकिन वे किनारे तक नहीं पहुंच पाए। उनके पास न तो पतवार थी, न ही नाव को चलाने के लिए कोई डंडा। वे लकड़ियां जो उन्हें ले जा रही थीं, धारा के बीच में तैर रही थीं और तेज बहाव ने उन्हें वहीं रोक रखा था। इसलिए वे चुपचाप बैठे रहे और प्रतीक्षा करते रहे, और जब वे सोच रहे थे कि क्या किया जा सकता है, तो नाव धीमी हो गई, रुक गई, और दूसरी दिशा में बहने लगी जिस दिशा में वह पहले गई थी। कुछ समय बाद वे क्वाडलिंग हाउस के पास से फिर से गुजरे और वह आदमी अभी भी किनारे पर खड़ा था। उसने उन्हें पुकारा, शुभ दिन, आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको कई बार देखूंगा, जब तक कि आप तैरकर किनारे पर न पहुंच जाएं। उस समय तक वे उसे पीछे छोड़ चुके थे और एक बार फिर सीधे विंकी कंट्री की ओर बढ़ रहे थे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ओजो ने निराश स्वर में कहा। ऐसा लगता है कि ट्रिक नदी हमेशा बदलती रहती है, और यहाँ हमें हमेशा आगे पीछे तैरना होगा, जब तक कि हम किसी तरह किनारे पर पहुँचने में कामयाब न हो जाएं। क्या आप तैर सकते हैं? डोरोथी ने पूछा। नहीं, मैं ओजो द अनलकी हूँ। मैं भी नहीं। टोटो थोड़ा तैर सकता है, लेकिन इससे हमें किनारे तक पहुँचने में मदद नहीं मिलेगी। मुझे नहीं मालूम कि मैं तैर सकता हूँ या नहीं, स्क्रैप्स ने टिप्पणी की, लेकिन अगर मैंने कोशिश की तो मैं निश्चित रूप से अपने सुंदर पैच को बर्बाद कर दूंगा। बिजूका बोला, मेरा पुआल पानी में भीग जाएगा और मैं डूब जाऊंगा। इसलिए उन्हें दुविधा से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और असहाय होने के कारण वे चुपचाप बैठे रहे। ओजो, जो बेड़ा के आगे था, ने पानी में देखा और उसे लगा कि उसने कुछ बड़ी मछलियां तैरती हुई देखी हैं। उसे कपड़े की रस्सी का एक ढीला सिरा मिला जो लकड़ियों को आपस में बांधता था, और अपनी जेब से एक सोने की कील निकालकर उसने उसे लगभग दोगुना मोड़कर हुक बनाया और रस्सी के सिरे पर बांध दिया। उसने हुक पर कुछ रोटी लगाई जिसे उसने काट लिया। जैसे ही रस्सी उसकी रोटी से टूटी, उसने रस्सी को पानी में डाल दिया और लगभग तुरंत ही उसे एक बड़ी मछली ने पकड़ लिया। वे जानते थे कि यह एक बड़ी मछली है, क्योंकि इसने रस्सी को इतनी जोर से खींचा कि इसने नाव को नदी की धारा से भी अधिक तेजी से आगे खींच लिया। मछली डर गई थी, और वह एक अच्छी तैराक थी। चून की कपड़े की रस्सी का दूसरा सिरा लकड़ियों के चारों ओर बंधा हुआ था, इसलिए वह उसे छुड़ा नहीं सका, और चून की उसने लालच में आकर पहले ही काटने पर सोने का हुक निगल लिया था, इसलिए वह उससे भी छुटकारा नहीं पा सका। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां धारा पहले बदल गई थी, तब भी मछली भागने की अपनी जंगली कोशिश में आगे तैर रही थी। बेड़ा धीमा हो गया,
फिर भी वह रुका नहीं, क्योंकि मछली उसे रुकने नहीं दे रही थी। वो उसी दिशा में आगे बढ़ता रहा जिस दिशा में वह जा रहा था। जैसे ही धारा पलटी और अपने रास्ते पर पीछे की ओर बढ़ी, वो बेड़ा को अपने साथ खींचने में विफल रही। धीरे धीरे, इंच दर इंच, वे आगे बढ़ते गए और मछलियां उन्हें खींचती रहीं और उन्हें आगे बढ़ाती रहीं। मुझे उम्मीद है कि वो हार नहीं मानेगा, ओज़ो ने चिंता से कहा। अगर मछलियां धारा के फिर से बदलने तक टिकी रहीं, तो हम ठीक रहेंगे। मछली ने हार नहीं मानी, बल्कि नाव को बहादुरी से अपने रास्ते पर रखा, जब तक कि आखिरकार नदी का पानी फिर से बदल नहीं गया और वे जिस रास्ते पर जाना चाहते थे, उस रास्ते पर बह गए। लेकिन अब बंदी मछली को अपनी ताकत कम होती दिख रही थी। शरण की तलाश में, उसने नाव को किनारे की ओर खींचना शुरू कर दिया। चूंकि वे इस जगह पर उतरना नहीं चाहते थे, इसलिए लड़के ने अपनी जेब चाकू से रस्सी काट दी और मछली को आज़ाद कर दिया, ठीक समय पर नाव को जमीन पर गिरने से बचाया। अगली बार जब नदी का पानी ऊपर आया तो बिजुका पानी के ऊपर लटकी हुई एक पेड़ की शाखा को पकड़ने में कामयाब हो गया और उन सभी ने उसे मजबूती से पकड़ने और बेड़ा को पीछे की ओर जाने से रोकने में मदद की। जब वे यहाँ इंतजार कर रहे थे, ओज़ो ने किनारे पर एक लंबी टूटी हुई शाखा देखी, इसलिए वह किनारे पर कूद गया और उसे ले आया। जब उसने साइड शूट को अलग कर दिया तो उसे लगा कि वह आपातकालीन स्थिति में बेड़ा को दिशा देने के लिए शाखा का उपयोग डंडे के रूप में कर सकता है। वे पेड़ से तब तक चिपके रहे जब तक उन्हें पानी सही दिशा में बहता हुआ नहीं मिल गया, फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया और बेड़ा को अपनी यात्रा फिर से शुरू करने की अनुमति दी। इन रुकावटों के बावजूद वे वास्तव में विंकी की ओर अच्छी प्रगति कर रहे थे। देश की ओर बढ़ने और प्रतिकूल धारा पर विजय पाने का रास्ता खोजने के बाद उनका उत्साह काफी बढ़ गया। वे जिस देश से गुजर रहे थे, उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि नदी का किनारा बहुत ऊंचा था और नदी की सतह पर उन्हें कोई नाव या अन्य नाव नहीं दिखी। एक बार फिर चालबाज नदी ने अपनी धारा को उलट दिया, लेकिन इस बार बिजुका सतर्क था और उसने डंडे का इस्तेमाल करके बेड़ा को पानी में पड़ी एक बड़ी चट्टान की ओर धकेला। उसे विश्वास था कि चट्टान उन्हें धारा के साथ पीछे की ओर बहने से रोकेगी, और ऐसा ही हुआ। वे इस लंगरगाह से तब तक चिपके रहे जब तक पानी अपनी सही दिशा में नहीं आ गया, फिर उन्होंने बेड़ा को बहने दिया। एक मोड़ पर तैरते हुए उन्होंने आगे पानी का एक ऊंचा किनारा देखा, जो पूरी नदी में फैला हुआ था, और वे इस ओर बेतहाशा बह रहे थे। बेड़ा को आगे बढ़ने से रोकने का कोई तरीका न होने के कारण वे लकड़ियों से चिपक गए और नदी को अपने साथ बहने दिया। तेजी से बेड़ा पानी के किनारे पर चढ़ गया और दूसरी तरफ फिसल गया। उसका किनारा पानी में गहराई तक डूब गया और उन सभी को स्प्रे से भिगो दिया। जैसे ही बेड़ा सीधा हुआ और आगे बढ़ा, डोरोथी और ओज़ो ने उन्हें जो झटका दिया था उस पर हंसे, लेकिन स्क्रैप्स बहुत निराश था और बिजुका ने अपना रुमाल निकाला और पैचवर्क गर्ल के पैच से पानी को पोंछ दिया। सूरज ने जल्द ही उसे सुखा दिया और उसके पैच के रंग अच्छे साबित हुए, क्योंकि वे एक साथ नहीं बहे और न ही फीके पड़े। पानी की दीवार को पार करने के बाद धारा में कोई बदलाव नहीं आया और न ही पीछे की ओर बही, बल्कि उन्हें लगातार आगे की ओर बहाती रही। नदी के किनारे भी नीचे हो गए, जिससे उन्हें देश का ज्यादा हिस्सा देखने का मौका मिला, और जल्द ही उन्होंने घास के बीच पीले बटरकप और सिनपर्नी के फूल उगते देखे, जिससे उन्हें पता चला कि वे विंकी देश में पहुंच चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें उतर जाना चाहिए? डोरोथी ने बिजुका से पूछा। बहुत जल्द, उसने जवाब दिया। टिन वुडमैन का महल विंकी कंट्री के दक्षिणी भाग में है, और इसलिए ये यहाँ से बहुत दूर नहीं हो सकता। इस डर से कि कहीं वे बहुत दूर न चले जाएं, डोरोथी और ओज़ो अब खड़े हो गए और बिजुका को अपनी बाहों में उठाकर जितना हो सके उतना ऊपर उठा लिया, जिससे उसे एक अच्छा मौका मिल गया। देश का दृश्य। कुछ समय तक उसे कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जिसे वह पहचान पाता, लेकिन अंततः वह चिल्लाया, ये है क्या? डोरोथी ने पूछा। टिन वुडमैन का टिन का महल। मैं इसके बुर्जों को धूप में चमकते हुए देख सकता हूँ। ये काफी दूर है, लेकिन हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उतरना चाहिए। उन्होंने उसे नीचे उतारा और डंडे के सहारे नाव को किनारे की ओर खींचना शुरू किया।
नाव ने बहुत अच्छी तरह से आज्ञा का पालन किया, क्योंकि अब धारा धीमी हो गई थी, और जल्दी वे किनारे पर पहुंच गए और सुरक्षित रूप से उतर गए। विन की कंट्री वाकई खूबसूरत थी, और खेतों के उस पार वे दूर से टिन के महल की चांदी जैसी चमक देख सकते थे। हल्के दिल से वे उस ओर तेजी से बढ़े, नदी पर अपनी लंबी सवारी से पूरी तरह आराम पा चुके थे। धीरे धीरे वे शानदार पीले लिली के फूलों के एक विशाल मैदान को पार करने लगे, जिनकी भीनी भीनी खुशबू बहुत ही मनमोहक थी। ये कितने सुंदर हैं, डोरोथी ने चिल्लाते हुए कहा, और इन सुंदर फूलों की सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए रुक गई। हाँ, बिजुका ने विचारमग्न होकर कहा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा कि इनमें से किसी भी लिली को कुचला या घायल न किया जाए। क्यों नहीं? ओजो ने पूछा। टिन वुडमैन बहुत दयालु है, जवाब मिला, और वह किसी भी जीवित चीज को किसी भी तरह से चोट पहुंचाना पसंद नहीं करता है। क्या फूल जीवित हैं? स्क्रैप्स ने पूछा। हाँ, बिल्कुल, और ये फूल टिन वुडमैन के हैं। इसलिए उसे नाराज न करने के लिए हमें एक भी फूल को नहीं कुचलना चाहिए। एक बार, डोरोथी ने कहा, टिन वुडमैन ने एक भरिंग पर पैर रख दिया और उस छोटे जीव को मार डाला। इससे वो बहुत दुखी हो गया और वह तब तक रोता रहा जब तक उसके आंसुओं से उसके जोड़ों में जंग नहीं लग गई, जिससे वो उन्हें हिला नहीं सका। फिर उसने क्या किया? ओजो ने पूछा। उन पर तेल लगाते रहो जब तक कि जोड़ फिर से चिकने न हो जाएं। ओह, लड़के ने कहा, मानो उसके दिमाग में कोई बड़ी खोज कौंध गई हो। लेकिन उसने किसी को नहीं बताया कि वो खोज क्या थी और उसने यह विचार अपने तक ही सीमित रखा। यह एक लंबी सैर थी, लेकिन सुखद थी, और उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं हुई। दोपहर में देर से वे विंकीज के सम्राट के अद्भुत टिन महल के पास पहुंचे, और ओजो और स्क्रैप्स, जिन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा था, आश्चर्य से भर गए। विंकी देश में टिन की भरमार थी और विंकी को पूरी दुनिया में सबसे कुशल टिनस्मिथ कहा जाता था। इसलिए टिन वुडमैन ने उन्हें अपने शानदार महल के निर्माण में काम पर रखा था, जो जमीन से लेकर सबसे ऊंचे बुर्ज तक पूरी तरह टिन से बना था, और इतना चमकीला पॉलिश किया गया था कि सूरज की किरणों में ये चांदी से भी ज्यादा शानदार ढंग से चमकता था। महल के मैदान के चारों ओर टिन की दीवार थी, जिसमें टिन के गेट थे, लेकिन गेट खुले रहते थे क्योंकि सम्राट के पास उसे परेशान करने के लिए कोई दुश्मन नहीं था। जब वे विशाल मैदान में दाखिल हुए तो हमारे यात्रियों को प्रशंसा करने के लिए और भी बहुत कुछ मिला। टिन के फव्वारे हवा में दूर तक साफ पानी की फुहारें फेंक रहे थे और टिन के फूलों की कई क्यारियां थीं, सभी बिल्कुल वैसे ही सुंदर ढंग से बने हुए थे जैसे कोई भी प्राकृतिक फूल हो सकता है। वहाँ टिन के पेड़ भी थे, और यहाँ वहाँ टिन के छायादार बौर भी थे, जिन पर बैठने के लिए टिन की बेंच और कुर्सियाँ थीं। इसके अलावा महल के सामने के दरवाजे तक जाने वाले रास्ते के किनारों पर टिन की मूर्तियों की कतारें थीं, जिन्हें बहुत ही चतुराई से बनाया गया था। इनमें ओजो ने डोरोथी, टोटो, बिजुका, जादूगर, शैगीमैन, जैक पंपकिनहेड और ओज़मा की मूर्तियों को पहचाना, जो सभी टिन के साफ सुथरे कुर्सी पर खड़ी थीं। टोटो टिन वुडमैन के निवास से अच्छी तरह परिचित था और उसे जब प्रसन्नतापूर्वक स्वागत का आश्वासन मिला तो वह दौड़कर आगे बढ़ा और सामने के दरवाजे पर इतनी जोर से भौंका कि टिन वुडमैन ने उसे सुन लिया और ये देखने के लिए स्वयं बाहर आया कि क्या ये वास्तव में उसका पुराना मित्र टोटो है। अगले ही पल टिन मैन ने बिजुका को गर्मजोशी से गले लगा लिया और फिर डोरोथी को गले लगाने के लिए मुड़ा। लेकिन अब उसकी नज़र बिजुका पर टिकी हुई थी। पैचवर्क गर्ल का यह अजीब दृश्य उसे बहुत पसंद आया और वह आश्चर्य और प्रशंसा दोनों से उसे देखता रहा।